और ख़ास करके नए जो कॉरपोरेटीकरण की संभावना थी उसको लेकर स्वदेशी उद्योगों को जागृत करने का काम किया करते थे कि स्वदेशी को कैसे बचाएंगे और किस प्रकार से इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन उस तरह ज़मीन तैयार नहीं थी, जो हम करते थे बात, उसको उस तरह की मान्यता नहीं मिली जितनी कि आज मिल रही है। हम उद्योगों के बीच गए, उनकी मीटिंगें की और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उद्योजक, छोटे उद्योजक, ग्रामोद्योजक उठे नहीं, उन्होंने आवाज़ उठे नहीं। उसके बाद जो दूसरा हमला संभाव्य दिखाई दिया था, वो हमला था व्यापारियों पर, छोटे लघु व्यापारियों पर, किराना करके खास करके और दूसरे प्रकार के छोटे छोटे व्यवसायों पर। उनको हमने कहा कि देखो, जो उद्योगों पर हमला हो रहा है वो उद्योगों का नहीं है, वो आप पर भी आने वाला है कल। लेकिन वो बात भी उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम तो बनिया लोग हैं, हम भी लोगों को बनाते, हमको कोई नहीं बना सकता। और बावजूद कहने के, मीटिंगें करने के भी उन्होंने नहीं बात मानी। कुछ लोग मानते थे, समझते थे, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम था। व्यापारियों को हम कहते थे कि ठीक है, आप बड़े कंपनियों का माल बेच, लेकिन अपने दुकान में एक जगह तो ऐसी रखिए कि जिसमें स्वदेशी उत्पादन का माल रखे। लेकिन वो भी कई सारे दुकान रखते थे। कई सारे दुकानदार कहते थे कि देखो भाई, हम तो मुनाफा कमाना हमारा काम है, जो मुनाफा देगा उसका हम काम करेंगे। सिलसिला आगे बढ़ा। हमने सार्वजनिक क्षेत्रों के लोगों की, LIC की, बैंकिंग की, कई जगह मीटिंगें की। आज़ादी बचाओ आंदोलन ने लोगों को ये समझाया कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी हमला हो रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों ने भी वो बात उस तरह से नहीं मानी, बैंकों ने नहीं मानी। उसके यूनियन के साथ खास करके बातें हुई, अलग अलग जगह पर देश भर में बातें हुई, उन्होंने भी बातें नहीं मानी। और उन्होंने भी यही कहा कि देखो, इतना बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, किसी की क्या मजाल है, इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े हम उत्पादन करते हैं देश में, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि हमें हाथ लगा सके। वो भी बात नहीं मानी गई। अब ये दिखाई दे रहा था कि एक के बाद एक नीतियाँ बन रही है और हमारे पास की चीज़ें हट रही हैं। हमारे पास से सार्वजनिक क्षेत्र बिकते जा रहे हैं, हमारे पास से उद्योग स्वदेशी खत्म होकर बड़े बड़े उद्योग और यांत्रिककरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, मशीनीकरण को बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थी। और फिर हमारे दुकान में हर माल किसी बड़े कंपनी का डिस्प्ले सामने लग रहा था, अभी स्वदेशी माल उसमें नहीं था। तो हमारी ये सारी व्यवस्थाएं जब ख़त्म हो रही, जो लगभग अभी तो डीमार्ट और ये सब आए किराना में, वो भी उन्होंने ख़त्म किया। तो अब दिखाई दे रहा था कि अब जो हमला होगा वो नई दो चीज़ें दिखाई देती है। एक है कि प्राकृतिक संसाधनों पर हमला। हमारे पास केवल ज़मीन नहीं, ज़मीन के साथ, ज़मीन का मतलब जल, ज़मीन का मतलब जंगल, ज़मीन का मतलब खनिज, ज़मीन का मतलब हमारे पास जो 89 प्रकार के खनिज है, उस पर नियंत्रण पाने की योजना। तो खनिजों पर भी, प्राकृतिक संसाधनों पर भी मोर्चा आगे बढ़ा कारपोरेट कंपनियों का। दूसरा, खेती पर भी उनकी नज़र गई, क्योंकि औद्योगिकरण के पूरे युग में ये माना गया कि उद्योगों को मुनाफे में बनाए रखना है, औद्योगिकरण का क्षेत्र आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल का उत्पादन जो करेगा वो सस्ते में हमें प्राप्त होना चाहिए, और वो बिना किसान का शोषण किए प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए किसान के संदर्भ में जो जो नीतियाँ बनी, वो इसलिए बनी कि हम किसानों से, खेती से कम दाम पर उसका माल लिए जाए और हमारे कंपनियों के द्वारा प्रोडक्शन करके बेचे। उसके कई सारे उदाहरण आप बाज़ार में देख सकते हैं। किसानों से किस दाम से खरीदते हैं और फिर किस दाम से उसको बेचा जाता है। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद दो क्षेत्र पर आज़ादी बचाओ आंदोलन ने अपना मोर्चा खोला। एक प्राकृतिक संसाधनों पर मालकियत और दूसरा खेती किसानी पर आने वाला संकट, कारपोरेटी संकट। ये अभी की बात नहीं जब कानून बना, ये तब की बात है। 1991 से लेकर ये प्रवास चलता रहा, तो अब तक वो जारी है। उसमें अप डाउन्स आए आंदोलन में, वो अलग बात है, लेकिन वो सिलसिला जारी है। प्राकृतिक संसाधनों में जो पहला हमला बड़ा हुआ वो
पानी पर दिखाई दे रहा था। 2080 से 1987 में, उसके बाद 2002 में, और उसके बाद 2012 में वाटर पॉलिसी बनी। और वाटर पॉलिसी का जो रास्ता था वो ये बता रहा था कि इस देश का पानी जो कभी बेचा नहीं जाता था, वह बोतल बंद पानी में ही नहीं, बड़े बड़े बांध बेचे जाएंगे, बड़े बड़े बांधों से शहरों को टैप से पानी दिया जाता है वो बेचा जाएगा। मतलब वो पूरा बांध का बांध किसी कंपनी को दिया जाएगा पानी के लिए, और केवल सर्विस चार्जेस नहीं बल्कि उस पानी की कीमत भी लगाने का जिम्मेवारी, अधिकार उस कंपनी को दिया जाएगा। इतना ही तो पानी जिन जिन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है उस सब में, इतना ही नहीं तो कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी भी बेचा जाएगा, उसको मीटर लगाया जाएगा, वो सब तय उस प्रकार से हुआ था। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन का पानी, इसके बाद हमारे यहाँ जो कोयला है, एक बड़ा खनिज उत्पादन, उसके लिए पॉलिसी लगभग 1993 से बदलाव में शुरू हुआ, एक एक परिवर्तन आया, और फिर ये अभी स्थिति है कि अभी कमर्शियल यूज़ के लिए भी हम अपना कोयला देते हैं। कोयला घोटाला जो बाहर आया था उसमें हम लोगों का एक योगदान था, क्योंकि जिस आदमी ने वो कोयला घोटाला निकाला उनके पास हमने काफ़ी दस्तावेज उस समय दिए थे। ऐसा नहीं है कि वो हुआ नहीं, वो हुआ है, और उसमें काफ़ी सारी कोयला खदानें। अभी बात आई है कि हमारे यहाँ नागपुर के जवाहरलाल दर्डा करके है, जो लोकमत के संस्थापक, मतलब लोकमत चलाते, बड़ा अखबार चलाते हमारे यहाँ, उनको 4 साल की सज़ा उसमें हुई है घोटाले में। वो भी प्रकरण हमने आगे बढ़ाया था। अर्थात वो श्रेय हमें नहीं है, वो श्रेय किसी पॉलिटिकल आदमी को है जिसको बातें पता चली और जिसने उठाई। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा दोहन हुआ, और इसमें कंपनियों की और पॉलिटिकल पार्टियों की साठगांठ को बहुत बड़े पैमाने में मजबूत करने का काम किया, क्योंकि इतना मुनाफा, इतना पैसा इस क्षेत्र में आया कि फिर उससे अपने हितों का रक्षण करने वाले पार्टियों को चुनाव में मदद करने का जो एक पद्धति चल पड़ी, तेज़ी से पहले भी थी लेकिन अब उसके लिए एक स्वरूप प्राप्त किया था। अब इसके बाद जो हमले की बात आई है वो खेती और किसानी पर। नीति आयोग ने एक दस्तावेज बनाया था जिसमें प्रधानमंत्री जी की घोषणा जो थी उसके पहले बना हो कि हम किसानों का आय दुगनी करेंगे। तो दुगनी करने में उन्होंने जो 7 पॉइंट दिए थे उसमें पॉइंट एक ये भी था, उसके नीति आयोग के दस्तावेज पर उपलब्ध है, कि अगर हम किसानों की संख्या आधी करेंगे तो किसानों का, आधे समाज का जो आय है अपने आप दुगनी हो जाएगी। ये बड़ा अजीबोगरीब था। किसानों की हालत का सुधारने के बजाय इस तरह की बातें करना नीति आयोग के दस्तावेज में आप देखेंगे। और किया उन्होंने। किसानों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मैं जिस विदर्भ से आता हूँ, इस विदर्भ में हर दिन 3 आत्महत्या होती रही उस समय, और आज भी हो रही है कम अधिक प्रमाण। आज उतनी खबरों नहीं आती। आप जानते हैं एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें हर साल 60,000 लोगों से ज़्यादा लोग, ग्रामीण लोग आत्महत्या करते हैं। 60,000 से ज़्यादा हर साल। सरकार केवल उन्हीं को किसान की आत्महत्या मानती है जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है और जिसके नाम पर कर्जा दर्ज है, कर्ज किया है, खेती के नाम पर कर्ज निकाला है, उसी को किसान की आत्महत्या दर्ज करती है। इसीलिए वो किसान की आत्महत्या का आंकड़ा 12,000 के आसपास हर साल आता है। लेकिन वैसे वो आंकड़ा 60,000 के ज़्यादा है। और 60,000 आत्महत्या किन लोगों ने की है तो पता चलता है कि जो अशिक्षा, बेरोजगारी और 1 लाख से कम आय वाले लोग जो है, आर्थिक कम से कम आय वाले लोग हैं, वो सारे लगभग 70-80% जो लोग हैं आय वाले, वो सारे इस पूरे इसमें आते हैं। तो किसानों की आमदनी इतनी कम हुई कि उनके पास जीने का मार्ग नहीं रहा। हम जब आज़ादी बचाओ आंदोलन के तहत उनको ये संभाव्य खतरे बता रहे थे कि देश दुनिया में ऐसा होगा, समाज ऐसा बटेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम तो अब मतलब एक स्थिति ऐसी है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और लोग बहुत कठिन परिस्थिति में आएंगे। तो कुछ किसान जो सुनते थे लेकिन उनको बोलना पड़ता था, वो कहते थे कि आप लोग हमें ये बता रहे हैं कि 25 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे गांव ने कल 4 आत्महत्या की, कल 2 लोगों ने आत्महत्या की, और अगर मुझे इस साल में कोई ठीक आता उत्पादन नहीं हुआ, आय नहीं आई, और मेरे पास अपने परिवार को चलाने का कोई
व्यवस्था नहीं रही तो मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो आप बताइए कि मैं अब 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या होगा उसकी चिंता करूं, कि अब मैं कल मेरे बच्चों को क्या खिलाना है उसकी चिंता करूं। तो वो एक चीज़ थी। हम उन लोगों को लिए कि संभाव्य खतरों के तरफ जाते हुए आज का समाज जहाँ खड़ा है उसको हम न्याय दे पाएंगे कि नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब हमारे सामने एक तस्वीर खड़ी होती है। और हमें लगता है कि हम जो आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्र समतामूलक समाज निर्माण की बात करते थे, उस समतामूलक समाज की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें किसानों से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही ताकत है। जिनके उदाहरण मैंने बताए, उद्योजक खड़ा नहीं हुआ, व्यापारी खड़ा नहीं हुआ, दूसरे खड़े नहीं हुए, लेकिन किसान ने भला ही किया हो कि मेरा कल का संकट बहुत है, लेकिन उसके बावजूद किसान आंदोलन के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा कि मेरा भी मैं जीतूंगा और मेरे देश के लिए भी मैं लड़ूंगा। ये संकल्प छोटा नहीं, वो किसानों की शक्ति है जो इस पूरे गुलामी के दौर से, मानसिक गुलामी के दौर से बहुत दूर खड़ा है, और वो अभी भी अपने साथ अपने देश का, अपने राष्ट्र का हित समझने के लिए तैयार है। जो तस्वीर पूरे नीतियों के तहत जो हमारे सरकारों ने लगातार तस्वीरें बनाई, ये सरकार वो सरकार की मैं बात नहीं करूँगा, लगातार जो नीतियाँ बनाई, उससे जो तस्वीर सामने आई, उसका अगर हम लोग एक चित्र तैयार करते हैं तो वो दिखाई देता है कि इस देश की खेती, जैसे कि मैंने कहा कि आधी करेंगे किसानों की संख्या, एक्चुअली ड्राफ्ट में तो ये लिखा है कि हम किसानों की संख्या इस देश में 20% तक ले जाएंगे, मतलब 80% किसान को बाहर हटाएंगे। बाहर हटाने का मतलब है कि हम उनको खेती से बाहर निकाल के दूसरे व्यवसाय में डालेंगे। 20% किसान रहेंगे का मतलब ये नहीं है कि 20% किसान वो रहेंगे जिनके पास खेती है, नहीं, 20% किसान मतलब वो रहेंगे कि जो बड़े बड़े प्लॉट लेके बड़ी खेती कर सकेंगे। वो बड़े किसान कौन होंगे? वो साधारण किसान नहीं होंगे, कारपोरेट किसान होंगे, और बड़ी खेती के प्लॉट जैसे पाश्चात्य राष्ट्र देशों में दिखाई देते हैं, कई कुछ देशों में कि 1000 हेक्टर 2-2 हेक्टर के फॉर्म में वो उस दिशा में बातें पहुंच रही थी। दूसरी, उन्होंने जो अभी कानून बनाए थे पानी के निजीकरण के, मैंने बात की, उन्होंने ये लाया कि भाई आप अपने कुएं से भी पानी निकालते हैं तो भी आपको गिनती करके दिया जाएगा और उसके भी चार्जेस लगाए जाएंगे, केवल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी भी गिनती करके दिया जाएगा। आप जो बीज बोओगे वो बीज भी हम देंगे, आप जो खाद दोगे वो खाद भी हम देंगे, आप जो खेती करोगे वो सब हमारे सलाह से करोगे और हम आपको उसकी सलाह देंगे। लेकिन आप अगर खेती नहीं करना चाहते तो आप हमें दे दो, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कानून लाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, हम आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, खेती हमको देना है, हम जो कहेंगे वो आपको खेती में बोना है, वो उत्पादन करना है, और वो उत्पादन करने के बाद जो चीज़ें पैदा हुई वो अगर हमारे मानदंडों के अनुसार उत्पादित हुई तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया। उसी को जोड़कर ये आया कि APMC एक्ट, ये जो खरीद बिक्री के व्यवहार मंडियों में होते हैं उसको नियंत्रित करने की बात आई। आज किसानों को मंडी उपलब्ध है, कल मंडी के बाहर बेचने का भी उन्होंने रास्ता शुरू कर दिया था। इसके लिए खोला था कि उनको कॉरपोरेट लॉबी को आगे बढ़ाना था। मंडी में उन्होंने वो एक एक्ट लगाया था जो राजस्थान में है, इनाम से आया था कि आपके ही आप उत्पादन बेच सकोगे ऑनलाइन पद्धति से, वो सब आया था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और APMC एक्ट, APMC के भीतर भी APMC के बाहर भी सब कंपनियों का उत्पादन खरीद बिक्री की व्यवस्था बनाए जाने की बात थी। और तीसरा जो कानून था वो था जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब जो एक सूची बनी है हमारे जीवनावश्यक वस्तुओं की, उस सूचियों को कुछ इसको बाहर किया गया और ये कहा गया कि ये जो बाकी वस्तु है वो भी धीरे धीरे बाहर करके समाप्त किया जाएगा। तो उसके तहत महंगाई को नियंत्रण करने के लिए जो लोग संग्रह करके रखते थे व्यापारी, उस पर जो नियंत्रण लाया गया था उसको समाप्त किया गया। और वो समाप्त करके आप कितना भी स्टोरेज रख सकते हैं अपने पास इस देश में बेचने के लिए, विदेशों को बेचने के लिए, तो वो एक्ट ख़त्म किया गया। और वो रखेंगे कहाँ जब सस्ते दाम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को प्रभावित करके आप जब किसानों से माल खरीदे, जैसे प्याज है 40% ड्यूटी अभी लगा दी, तो महाराष्ट्र किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार कुछ करने जा रही है। तो इनपुट ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कानून है उसके तहत आप
उसमें परिवर्तन करके आप कितनी भी मात्रा में जीवनावश्यक वस्तु का संग्रह करने की एक कानूनी अधिकार बड़े बड़े कंपनियों को दिया और इस उत्पादन को रखना कहा है तो उसको साइलो में रखना है। ये जो नए आधुनिक गोडाउन है जिसको हम साइलो कहते हैं और जो पहले से अदानी अंबानी को दिए गए, पहले से बनाए गए, कानून रद्द होने के बाद भी अभी उन्हीं का काम चल रहा है देश में। कानून रद्द हुए आंदोलन के बाद, लेकिन अब वो रुके नहीं। तो इस देश में मित्रों जो संकट बड़ा है वो बड़ा संकट ये है कि इस समय किसान, खेती हमारी पूरी कारपोरेट के हाथों में जाने के लिए लगभग तैयार है। ये किसानों ने आंदोलन ना करते तो आज की स्थिति भी प्राप्त नहीं होती, आज हम सब खो चुके होते। आंदोलन के कारण रुका, लेकिन आंदोलन के कारण जितनी शक्ति हमने इकट्ठा की थी वो शक्ति हम प्राप्त शक्ति के आधार पर हम चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पाए। इसका कारण महत्वपूर्ण है कि हमारा नेतृत्व, षड्यंत्र, किसान नेतृत्व जिसके हम भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रहे, बार बार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो लोग हावी हो चुके थे वो हावी हो चुके लोग केवल यही बात करते थे कि 2 मांगे करो, 2 मांगे मान्य करो। 2 के अलावा उस पूरे कारपोरेट लाभों के षड्यंत्र को सुन लेते थे, लेकिन नहीं हम तो केवल 2 मांगे करेंगे। पहले 2 ही मांगे थे, एक तो कर्ज मुक्ति की थी और उसके बाद MSP की गारंटी करनी थी। लेकिन फिर कर्ज मुक्ति की बात पीछे हट गई। 3 कानून आने के बाद 2 मांगे आई, 3 कानून को रद्द करो और MSP की गारंटी हुई नहीं। MSP की गारंटी हुई तब भी किसान लाभ में नहीं आ सकता, क्योंकि MSP अपने आप में षड्यंत्र है। MSP कोई खरीद कीमत नहीं है कि जो खरीदना अनिवार्य कीमत बनाई गई है, इसीलिए हम गारंटी की मांग करते हैं। MSP एक कीमत निर्धारित करती है। आप नहीं जानते, शायद लोग इस देश के आंदोलनकारी भी नहीं जानते, MSP में जो मूल्य निर्धारित किया जाता है किसान के दिन के मजदूरी का, वो इस देश के सबसे कम मजदूरी वाले क्षेत्र में आता है। अनस्किल्ड लेबर का भी कम से कम मूल्य 300 रुपये जो माना गया है वो उनका MSP में जोड़ा गया है। उससे भी कम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उड़ीसा में और हर प्रदेश का अलग अलग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला जाता है और उस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में ये मूल्य भी नहीं करते, जो किसान मजदूरों को जो कीमत देता है, मजदूरी देता है, वो पकड़ी जाती है। वो 300 रुपये से भी कम है उन राज्यों में जो पिछड़े राज्य है। भले ही पंजाब हरियाणा में वो मूल्य थोड़ा ज़्यादा है और इसके लिए MSP बहुत कम आती है। MSP के अनुसार अगर दाम दिए गए, MSP भी दी नहीं जाती, दिए गए तब भी हम केवल हमारे किसान की जो आय है आज 6,424 रुपये, जो नए अब रिपोर्ट के अनुसार 8,000 के आसपास गई, उसमें केवल 800, 900, 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, उससे अधिक बढ़ोतरी होना नहीं है। और आज महंगाई इतनी बड़ी है कि मेरी आमदनी जो है वो जितना पहले खर्चा था उससे कई गुना बढ़ा है। इसीलिए आय में थोड़ी बढ़ोतरी हुई तब भी मैं फ़ायदे में नहीं हूँ, मैं नुकसान में हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में हम किसानों को कैसे बचा सकते हैं? लेकिन संकट केवल किसानों का नहीं है, वो व्यापारियों पर है, वो उद्योगों पर है, वो सब जगह पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक कारपोरेट लॉबी पूरी हावी हुई है पूरे देश पर, दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए। और केवल हम नहीं, दक्षिण अफ्रीका के वो गरीब राष्ट्र, वो हमारे आशिया खंड के गरीब राज्य जिसमें अब ये सब घटनाएं दिखाई दे रही है, और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, और भारत में भी एक स्थिति आएगी। सवाल ये है ना कि हमारी जो हम जो ये इसको कह रहे हैं कि एक नई प्रकार की गुलामी की व्यवस्था है, और इस नई प्रकार की गुलामी व्यवस्था में हमारा स्थान क्या होगा? हम केवल एक आदेश पालन करता होंगे क्या? हमारी अपनी अभिव्यक्ति, हमारी अपनी आज़ादी के लिए कोई स्थान इस समाज व्यवस्था में है क्या? तो उसका उत्तर जो है वो नहीं से आता है कि ऐसा कोई आपको नहीं होगा। ये जो जिक्र आया था सुबह न्याय के मांग का, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, AI के कारण जो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें उसके द्वारा संचालित होने जा रही है। तब ये माना जाता है कि हमारे पास अगर काम के हाथ इतने खाली रहेंगे तो उनको आक्रोश खड़ा ना हो। 5 मिनट करना है, उनका आक्रोश खड़ा ना हो। मैं समय देखता हूँ, अभी कितने समय हुआ? नहीं, मैं थोड़ा विषय कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो ये जो पूरा हो रहा है इसके इर्द गिर्द सर्व,
तो पूरी एक व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेने की बात जो कंपनियों की तरफ से चल रही है, तो वो एक बड़ा खतरा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जब ये उनको ध्यान में आया कि अब सारी प्रवृत्ति इस तरह की बढ़ेगी और इसको बढ़ते हुए अगर एक नहीं रहा तो लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, और लोगों का आक्रोश बढ़ेगा तो मुश्किलें बढ़ेगी। तो फिर ये बातें सोची गई है कि लोगों को अपने जीने के लिए उनको ज़रूरी एक विशिष्ट राशि दी जानी चाहिए। वो एक विकल्प है उन लोगों के द्वारा कि कम से कम लोगों का आक्रोश ना हो। तो वो एक दृष्टि से सही भी है, एक दृष्टि से गलत भी है। सही इस दृष्टि से है कि लोगों की आमदनी जेब में डालनी पड़ेगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और गलत इस दृष्टि से है कि गुलामी की जिस व्यवस्था के तरफ हम आगे बढ़े हैं, उस व्यवस्था में हम बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द है जो आ रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग